की सबसे ज्यादा है। लालू प्रसाद यादव अपना काम कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी को जिस प्रकार उनका कल स्वागत हुआ है गर्मजोशी के साथ, और इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें वहां क्लियर हो गई हैं। पशुपति पारस का आज लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचना इस सप्ताह में तीसरी बार, इससे भी बहुत सारी पिक्चर क्लियर नजर आ रही हैं। और साथ साथ राहुल गांधी की अगली लड़ाई जो व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट से है, क्या कहेंगे इन सब पे? राजीव जी, हमें लग रहा है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो काफी खोखली हो चुकी है उसके ऊपर बहुपक्षीय वार कर रहे हैं। और देखिए, यही स्थिति है कि जब वो पटना जा रहे हैं, कल पटना गए, जहां पे उन्होंने संविधान से संबंधित अपने बातें जो वो कह रहे हैं वो तो कहा, उनका पूर्णधायी कार्यक्रम था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर जाने का, तेजस्वी यादव से ने जिस तरह से उनका स्वागत किया, उनको आमंत्रण दिया, एक मौरिया में ही जो है कि दोनों के कार्यक्रम हो रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, तो वो जो चीजें वहां से घटनाएं घटी हैं उसके संदेश और निहितार्थ काफी बड़े हैं। राजीव जी, यही कारण है कि राहुल गांधी पहुंचता है लालू यादव के घर पे और अचानक से अमित शाह जी को जो है कि चंद्रबाबू नायडू को संतुलित करना पड़ता है, वहां पर उनको मैनेज करना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूं राजीव जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये बिहार विधानसभा चुनाव जरूर है, लेकिन ये इसकी हर गतिविधियां जो पटना में हो रही है उसके करंट दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। राहुल गांधी भाई एक तरह से हम लोग सामान्य ढंग से विश्लेषण करें तो इंडिया अलायंस के बिहार का महागठबंधन, उसमें कांग्रेस पहले से शामिल है, उसमें आरजेडी शामिल है। और अगर राहुल गांधी लालू यादव के पास आवास पे जाकर मिलते हैं और आरजेडी के लोग काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी क्यों होती है? बेचैनी राजीव जी स्पष्ट तौर पर यही है, मामला अभी भी नीतीश कुमार के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है कि बीजेपी के लोगों को पता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंध कैसे हैं, दोनों कैसे मित्रवत हैं। और उस स्थिति में अगर लालू यादव के घर पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हो रहा है, जो मीडिया लगातार यह खबर चला रहा था कि नहीं भाई बड़े इंडिया अलायंस में गठबंधन सहयोगियों में बड़े भेदभाव की स्थिति है, मतभेद है वहां पे, और लालू यादव भी जो है कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है कि वो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे, वो न्यूज चला रहे थे और अब ये दृष्टियां वहां पर सामने आ रही है। तो सही बात है कि मीडिया तथ्यों को तोड़ मरोड़ के रखता है। राजीव जी, मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचते हैं, यह बात सही है कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे वो उन्हीं को पता है, लेकिन उनके आसपास जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिसमें से कभी कई लोगों ने जो यहां पर चर्चा की, हम लोग लगातार महाराष्ट्र का उदाहरण देते हैं, लेकिन पशुपति पारस तो बिहार का ही सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो पशुपति पारस के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या वो नीतीश जी ने नहीं देखा? क्या एकनाथ शिंदे के साथ क्या व्यवहार किया गया वो उन्होंने नहीं देखा? नीतीश कुमार जी के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या व्यवहार किया, क्या वो उन्हें याद नहीं है? इस समय बिहार जिस तरह से छात्र आंदोलन वहां पर काफी जबरदस्त रूप से चल रहा है, वहां पर सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिस तरह से काफी ज्यादा मजबूत है, आज मैं सहमत हूं इस चीज से जो पूर्व में कहा गया। यहां पे राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रियता बिहार में अगर हम लोग पुराने मापदंड से देखेंगे राजीव जी, तो वो वाली स्थितियां नहीं है। वहां पे अब राहुल गांधी के लिए जैसा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तमाम, चाहे वो योगी जी हो, मोदी जी हो, उन लोगों से बहुत ऊंचाई पर जा रही थी लोकसभा चुनाव में। ये दृश्य हम लोगों ने देखा। बाद में सीएसडीएस जैसे सर्वे में भी वो चीजें सामने आई कि मोदी जी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में नीचे थी, राहुल गांधी की ऊपर थी। वो स्थितियां बिहार में भी हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि बिहार में जो स्थितियां, जो समीकरण बन रहे हैं, वो केंद्र सरकार के लिए चिंताजनक स्थिति है। और ये एक वैसाखी है, जिस एक वैसाखी के पास लालू यादव के काफी घनिष्ठ संबंध है, उन्होंने खुला ऑफर दे दिया। निशा भारती जी का बयान देखिए, उनके तरफ से वो बयान लगातार आ रहे हैं। तो उस स्थिति में अगर नीतीश जी थोड़ा भी दाएं बाएं होते हैं और अगर चंद्रबाबू नायडू भी हो गए, तो फिर तक तो जो एक संकट की स्थिति थी, दोनों को दोनों वैसाखी दोनों ही अगर हाथ से निकल गए तो बीजेपी क्या कर सकेगी? यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार चंद्रबाबू नायडू के साथ संपर्क में है, लगातार वो चंद्रबाबू नायडू से मिलने का वो मिल रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू की भी भूमिका को हम लोगों ने देखा है अतीत में, वो अपनी राजनीति किस रूप में करते हैं। राजीव जी, बिहार के राजनीति का जब विश्लेषण कर रहे हैं और पशुपति पारस का नाम है, बहुत सारे दर्शक ये सोचेंगे कि पशुपति पारस को तो भाई भारतीय जनता पार्टी ने यूज कर दिया, उनकी लोकप्रियता कहां है? अगर लोकप्रियता होती तो क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं देती? या लोकसभा चुनाव के दरमियान में जब
वो एनडीए गठबंधन में एडजस्ट नहीं हो सके तो इंडिया अलायंस में उन्हें एडजस्ट किया जाता। हम लोगों को इस बीच में नहीं भूलना चाहिए कि संसद के शीतकालीन सत्र में अमित शाह जी ने जो बयान दिया, अंबेडकर जी के लिए अपमानजनक बयान दिया, यहां से अचानक से पशुपति पारस की उपयोगिता में बड़ी जबरदस्त वृद्धि हो गई है राजीव जी। देखिए, एक खेमा है जो कि चिराग पासवान जी का खेमा है, वो अभी भी एनडीए में दिख रहा है मजबूती के साथ, लेकिन अगर वो एनडीए में रहेंगे और वहां पर अंबेडकर जी का इसी तरह से अपमान की स्थितियां हो रही है, उस स्थिति में उनसे निराश वोटर्स के पास जो लोग हैं, जो पासवान वोटर्स हैं, जो उस बिरादरी के लोग हैं, जो रामविलास पासवान को काफी पसंद करते थे, दलित समुदाय के लोग, उनके पास क्या विकल्प बचेगा? वो चिराग पासवान के पास कैसे जुड़ेंगे? वो उनके पास पशुपति पारस का ही विकल्प होगा राजीव जी। पशुपति पारस जी और लालू यादव की बार बार मिलने के जो चूड़ादही से जो संबंध शुरू हुआ है, बार बार 3-3 तास तीसरी मुलाकात जो हुई है राजीव जी, ये बिहार के राजनीति की बहुत बड़ी पटकथा लिखी जा रही है। ये तो आप सोच के देखिए कि दलित पॉलिटिक्स को काफी बदलने वाला है। ये पूरा दबाव किसके ऊपर बन रहा है? चिराग पासवान के ऊपर दबाव बन रहा है राजीव जी, उनके समुदाय की तरफ से दबाव बन रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ बने रहे या एनडीए छोड़ दें। वो एनडीए छोड़ने वाले नहीं है, बने हुए हैं वो अगर उधर बने हुए रहेंगे तो उनके वोटर इधर खिसक के आ जाएंगे। वो इस स्थिति में बिहार में एनडीए का समीकरण बिगड़ चुका है। आप सोच के देखिए, जीतन राम मांझी अगर वो ये कहते हैं कि 20 सीट चाहिए और 20 सीट देने के बाद भी धमकी के अंदाज में वो कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता तो कहते हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए, 20 सीट के बाद भी राजीव जी कह रहे हैं कि नहीं 20 में भी क्या बात बनेगी। और जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि क्या एनडीए में कुछ खटपट चल रही है, तो वो कहते हैं भाई एनडीए में खटपट नहीं है, लेकिन बच्चे को भूख लगेगी, क्या बच्चा खाना भी नहीं मांगेगा? शब्दावलियों पर ध्यान दीजिए। क्या जीतन राम मांझी की ये बार्गेनिंग कैपेसिटी पहले कभी थी? नहीं थी राजीव जी। अगर ये बार्गेनिंग कैपेसिटी आई है, वो कारण है 400 पार वाला नारा का फ्लॉप होना और भारतीय जनता पार्टी का 240 सीटों पर सिमट जाना। जबकि जीतन राम मांझी एकमात्र व्यक्ति थे, फिर भी उनको जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मैं इसलिए अभी भी कह रहा हूं कि बिहार के जो सारे समीकरण है, नीतीश कुमार अगर इस बार इस तरफ इस शेर में आ गए तो उधर से दूसरे कई अन्य सहयोगियों को भी जबरन मजबूरी में इस खेमे में आना पड़ेगा इंडिया अलायंस में राजीव जी। तो इसलिए केवल बिहार के खेल नहीं बदलेंगे, खेल दिल्ली के बदलेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम रणनीतिकार हैं वो इन चीजों को समझ रहे हैं कि स्थितियां किस तरह से खेल यूटर्न होने वाला है। इसलिए वो उनको लगता है कि अगर बिहार के तमाम किले ध्वस्त हो जाए तो कम से कम चंद्रबाबू नायडू जी वाला जो किला है उसको बचा के किसी तरह से हम सरकार बचा लें। अब बताइए, मोदी जी की दुविधा कितनी ज्यादा है। वो बिहार में चुनाव लड़े, 2025 के चुनाव को लड़ने में एनर्जी लगाए कि केंद्र की सरकार को बचाने में एनर्जी लगाए। ये दोनों दोहरी दुविधा की स्थिति है। और जिस समय देश के युवाओं में सरकार के प्रति काफी ज्यादा असंतोष है राजीव जी। देखिए, एक तो यह हुआ कि राजनीतिक घेराबंदी करना, अभी इस समय बेरोजगारी काफी चरम पे है, महंगाई काफी चरम पे है, जिस प्रकार से तमाम वर्कर्स का काफी शोषण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों की नौकरियां दी जा रही है। उसी समय व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का जो पूरा आह्वान राहुल गांधी की तरफ से हुआ है, मैं मानता हूं कि एक बड़ा ही शानदार समय पे किया गया शानदार काम है ये। और मैं प्रशांत जी के इस बात से सहमत हूं कि मध्यम वर्ग का जो पूरा स्वरूप है, पूरा नेचर है, वो आज के समय में बदल चुका है। उसमें नए मध्यम वर्ग का अभ्युदय हो चुका है। उनकी संघर्ष की कहानियां वो काफी ज्यादा जटिल है, वो काफी मेधावी प्रतिभाशाली है, लेकिन उनको व्यवस्था में वो सम्मान, वो चीजें और व्यवस्था में उनको वो सहूलियतें भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। वो तो अन्याय के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने स्वर बुलंद किया है अपना, वैसे स्थिति में व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट एक बड़ा क्रांतिकारी स्थिति वो लाने वाली मुझे दिखती है राजीव जी। और मैं आपको आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और जब वो 4000 किलोमीटर लोग उन्हें पैदल चलते हुए देख रहे थे टी शर्ट में, और तभी से वो युवाओं के जो युवा कहीं कहीं उनसे दूर थे, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थे, वो युवाओं के बीच में आकर्षण का केंद्र तो 2022 में ही बन चुके थे राजीव जी। अब 2025 का यह समय आ चुका है। यहां पे युवा तबका, एक बड़ा युवा तबका जो है वो राहुल गांधी को बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुनता है। उनको लगता है कि हमारे समस्याओं के बारे में बात करने वाला कौन है। आज सोचे, पेपर लीक को लेकर कौन बात कर रहा है लगातार? राहुल गांधी बात कर रहे हैं। वो पटना भी जाते हैं तो गर्दनीबाग में जाके मिलते हैं, और उत्तर प्रदेश में भी देखा है हम लोगों ने, वो इन समस्याओं को लेकर बड़ी गंभीरता से मिलते हैं। आज सोचिए, दिल्ली में जो है कि एम्स के सामने में हम लोग वर्षों से जानते हैं राजीव जी कि वहां पे जो भी लोग आते हैं अलग अलग जगहों से इलाज कराने के लिए, किन अमानवीय दशाओं में वो वहां पे होते हैं, भीषण ठंड में भी होते हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं होता। उन लोगों से भी वो संपर्क करते हैं। इस स्थिति में अगर उन्होंने व्हाइट टी शर्ट आंदोलन उन्होंने सामने में लाया है, उसका भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर उसको थोड़ा भी रिस्पॉन्स मिला
तो सोचिए मोदी जी की चिंताएं कितनी गंभीर होंगी। वो केंद्र सरकार को बचाए, बिहार में चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े, कि युवाओं का संतोष को दूर करें। इसलिए मैंने कहा राजीव जी कि उनके ऊपर बहुपक्षीय चोट करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुपक्षीय चोट करने का प्रयास राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। एक घेराव, एक चक्रव्यूह की रचना चल रही है और ये